व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। गोपाल इटालिया ने गांधीनगर में आम आदमी पार्टी विधायक के रूप में शपथ ली। ममता बनर्जी बोली, बंगालियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। भाजपा का आरोप, ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए फर्जी दस्तावेज बना रहे। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। गांधीनगर में गोपाल इटालिया ने आम आदमी पार्टी विधायक के रूप में शपथ ली। गुजरात की राजधानी में एक अहम क्षण सामने आया है जब आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने गांधीनगर में विधायक पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, गुजरात विधानसभा में जिस तरह का उत्सव है उससे पता चलता है कि जनता कितनी खुश है। जिस व्यक्ति को उन्होंने चुना था आज वे शपथ ले रहा है। उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। आज गुजरात की विधानसभा में जो रौनक है, जो चहल पहल है, वो यह दिखाती है कि गुजरात की जनता की उम्मीद और आशा के हिसाब से गुजरात की जनता ने जिस आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के जिस कैंडिडेट गोपाल इटालिया को इलेक्शन जिताया था वो आज शपथ ले रहा है। उस बात की खुशी गुजरात के जन जन के चेहरे पर है। ये खुशी दिखाती है कि ये ऐतिहासिक दिन है। पिछले कई दशकों से सरकार के दमन से दबे हुए लोग, सरकार की तानाशाही से थके हुए लोग आशा और उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी में देख रहे हैं, हमारी टीम में देख रहे हैं। इस बात का हमें गर्व है, इस बात की हमें खुशी है। आज गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी साहब ने मुझे विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलवाई है। मैं माननीय अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस ऐतिहासिक मौके पे, इस गौरवशाली मौके पे मैं हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता ईशुदान गढ़वी जी का और उनके नेतृत्व में काम कर रहे आम आदमी पार्टी के एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का दिल की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले एक दशक में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत कठिन लड़ाई लड़ी, मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए एक बड़ा रास्ता निकाला है विधानसभा तक का। तो हमारे कार्यकर्ता इस गौरवशाली मौके पे धन्यवाद के पात्र है। आज इस मौके पर जब मैं विधायक के रूप में आज मेरी शपथ हुई है, इस गौरवशाली मौके पर मैं हमारे भारत देश के महान संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर को याद करना चाहूंगा, क्योंकि उनके संविधान के बदौलत, उनके बनाए हुए संविधान की ताकत के कारण आज मैं विधायक बन पाया हूं। अगर यह संविधान न होता तो सत्ता की इतनी बड़ी ताकत मुझे कभी चुनाव नहीं जीतने देती। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं लेकिन बंगालियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, बोली ममता बनर्जी। कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और दिल्ली की राजनीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वे सभी भाषाओं और सभी भारतीय नागरिकों का सम्मान करती है लेकिन बंगालियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा, क्या दिल्ली के लोगों को लगता है कि वे देश की जिम्मेदारी अकेले उठा सकते हैं? क्या आप जिसे चाहते हैं वे जेल में डाल सकते हैं? और अगर कोई बंगाली अपनी बात कहता है तो उसे बांग्लादेशी या रोहिंग्या कहा जाता है। सम्मान करी, हम इज्जत करते हैं हर तरह, हर भाषा भाषी को हम सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आसाम हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न हो, हर भाषा को हम सम्मान करते हैं। हर इंसान जो इंडिया का नागरिक है हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करे, ये हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो हमारा इधर में नॉन बंगाली है उसको ऊपर अत्याचार करने जैसे हम नहीं देंगे, और ऐसा बंगाली का ऊपर भी अत्याचार हम नहीं करने देंगे। आप लोग क्या सोचा है दिल्ली वालों, ये आप देश का जिम्मेदारी नहीं लिया। जिसको मर्जी अप्रूव देता है, जिसको मर्जी जेल भेजता है, जिसको मर्जी बांग्ला भाषा कहने से बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल देता है। बांग्लादेश तो अलग से राज है,
रोहिंग्या तो म्यांमार में रहते हैं। हमारा इधर में क्या है, जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है उसका पास आईडी कार्ड है, उसका पास आधार कार्ड है, उसका पास पैन कार्ड है। वो अगर बाहर में काम करते हैं तो ऐसे नहीं किया है, उसका स्किल है, स्किल আছে তাই তারা ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেউ সোনার কাজ করে, কেউ কনস্ট্রাকশনের কাজ করে, কেউ ব্রিজ তৈরি করে। শুনে রাখুন, 22 লক্ষ আমার বাংলার মজদুর যারা গরিব, बीजेपी इज एंटी पुअर एंड एंटी कॉमनर। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए फर्जी दस्तावेज बना रही, भाजपा का आरोप। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण दे रही है। वोट बैंक की रणनीति के लिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने गृह विभाग को जमीन नहीं दी, जिसमें 540 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में कोई बाड़बंदी नहीं हो पाई। जी सड़क में है रोहिंग्या मुसलमान को प्रोटेक्शन देने के लिए, और बीजेपी एमएलए लोग पूरा सड़क में मिছিল करके आया है। एक ही डिमांड है, कोई रोहिंग्या मुसलमान का नाम बंगाल का वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। ममता बनर्जी जमीन होम डिपार्टमेंट को नहीं दिया है, पूरा घुस रहा है। और ममता बनर्जी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एपिक कार्ड बना रहा है, और पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास रोहिंग्या मुसलमान है। बिहार में 30 लाख को डिलीट किया, यहाँ 90 लाख होगा कम से कम। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि अगर जरूरत पड़े तो उनको भी डिटेन किया जाए, ये इमरजेंसी जैसा। वो सब फालतू बात। बीजेपी बंगाली पार्टी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी को खड़ा किया है, बीजेपी पार्टी खड़ा किया है। ममता बनर्जी चीफ सेक्रेटरी का जब बात आता है तब उत्तरी भट्टा सुब्रत गुप्ता को नहीं करता है, मनोज पंत को बनाता है। जब डीजीपी का नाम आता है संजय मुखर्जी को नहीं बनाता है, उन्होंने राजीव कुमार को बनाता है। और बंगाल का सीट से कीर्ति आजाद को, यूसुफ पठान को यहाँ से राज्यसभा साकेत गोखले को भेजता है। सब बात छोड़ो, सबको मालूम है। आज आप लोग इलेक्शन कमीशन भी आए हैं। इलेक्शन कमीशन में 50 बीजेपी एमएलए और हमारी जो कोऑर्डिनेटर शिशिर भाजोरिया जी, हमें 51% आया है। हमारी एक ही बात है, बिहार में जो हुआ है तुरंत बंगाल में चालू करो, और वोटर लिस्ट में जितना भी रोहिंग्या मुसलमान है सब नाम डिलीट करो। कोई भारतीय मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, हिंदू को लेकर हम लोग को कोई सवाल नहीं है, सब भारतीय का नाम रहेगा, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान का नाम नहीं रहेगा। कुछ दिन पहले आसाम एसटीएफ ने मुर्शिदाबाद का एक मदरसा से 7 शेख को अरेस्ट किया। वो अंसारुल बांग्ला का एक्सट्रीमिस्ट है। उन्होंने 3 बार तृणमूल को वोट दे दिया, 3 बार। जो मीडिया में आ रहा है 30 लाख इन्फिल्ट्रेटर्स को नाम डिलीट हो रहा है बिहार में, यहाँ 90 लाख होगा। ममता बनर्जी हारने के डर से पहले आपने सांसद को सुप्रीम कोर्ट भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक स्टे नहीं लगाया, उसका बाद सड़क में नौटंकी के ड्रामा कर रहा है। रोहिंग्या मुसलमान का खाला है ममता। लेकिन जिस तरह से इमरजेंसी का लाइट बोल रहा है कि इमरजेंसी जैसा सिचुएशन हो गया, बार इमरजेंसी जैसा सिचुएशन। वो छोड़िए उनका बात छोड़िए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अशोक गहलोत बोले, जाति जनगणना से हो सामाजिक न्याय संभव। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बेंगलुरु में ओबीसी सहकार परिषद की बैठक के बाद जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाया है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही देश से अपील की थी कि जब जाति आधारित जनगणना जरूरी है ताकि सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके। गहलोत ने कहा, आजादी को 70 साल हो चुके हैं। देखिए, मैंने कल भी कहा है कि राहुल गांधी जी ने जो एक आह्वान किया देशवासियों को, और सरकार को भी कहा कि आपको जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, और ये देश हित के अंदर है, क्योंकि 70 साल हो गए आज़ादी के। अब जो ये भेदभाव बहुत बढ़ रहा है, गरीबी अमीरी का भेदभाव भी, गैप बढ़ रहा है उनके बीच में भी। SC ST OBC
माइनॉरिटी या जो गरीब आदमी कोई कौम का हो, अगर जनरल कास्ट का भी कोई है, वो भी गरीब है, EWS की एक कैटेगरी बन गई पार्लियामेंट से, कानून पास किया है, वो भी उनको आरक्षण में लग गया। तो जो गरीब कोई कौम का हो, उन सबको लेके राहुल गांधी ने आह्वान किया है कि भाई इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए हमारा। और ध्यान तब जाएगा जब एक बार सबको मालूम पड़े देश के अंदर विभिन्न जातियों की संख्या क्या है। 1931 में हुआ था सर्वे, 31 के अंदर, उसके बाद में कभी सर्वे हुआ नहीं है। वो चाहते हैं सर्वे हो जाए, सोशो इकोनॉमिक स्थिति उनकी मालूम पड़ जाए, जिससे कि बाद में जो सरकारें हो उस वक्त में, अब कौन सी सरकार होगी वो अलग बात है, हम तो जाएंगे गवर्नमेंट UPA की बने, पर उसमें फिर उनके जो योजनाएं बने लोगों के लिए, वो योजनाएं सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बन सके, विभिन्न डिफरेंट विभागों की, ये उनकी सोच है। और इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अभी आपको थोड़ी देर बाद में अभी बेंगलोर डिक्लेरेशन आएगा आपके सामने, ठीक है ना, उसमें निचोड़ आ जाएगा जो बातें भी हमने करी है। अभी हमारी क्यों मैं जल्दी जा रहा हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आप लोग जो वहाँ रहेंगे। देखिए यहाँ तो कोई बात होती नहीं है, ये काम हमारा नहीं, हाईकमांड का काम है, हाईकमांड फैसला करता है। ये OBC एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है राहुल जी ने और खड़गे साहब ने, उसकी मीटिंग थी और मीटिंग बहुत ही कामयाब रही, बहुत कामयाब रही है। सर, बिहार में जिस तरह से OBC वोट को काटने की कोशिश की जा रही है SIR के जरिए, और जिस तरह से भाई ये तो पूरे देश में तेल का मचा रखा इन लोगों ने, आतंक मचा रखा है, ED, इनकम टैक्स, CBI क्या हो रही है, ये फेल हो गए हैं देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। इसलिए कभी कहते हैं 75 साल का होगा तो मोदी जी चले जाएंगे या मोहन भागवत जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये जो डिबेट चल रही देश के अंदर, मैं कल भी कहा आप लोगों को, ये डिबेट इसलिए चल रही जिससे कि मूल समस्या देश की जो है, जिसमें संकट में आ गए हैं, देश में आक्रोश है इनके प्रति। और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम घटना हो गई, पहलगाम की घटना में जिन्होंने मारा है आतंकवादियों ने, अब उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है, ना वो पकड़े गए हैं, ना संभावना बता रहे हैं लोग, ना ये बता रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन मार दिए गए, कुछ भी नहीं है। जो 26 लोग मारे गए पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने, उसकी कोई चर्चा नहीं करते हैं। पूरी तरह आक्रोश लोगों के अंदर इन बातों को लेके, और जो दुनिया ने साथ हमारा नहीं दिया, हम कहाँ तो विश्व गुरु बन रहे थे, विश्व गुरु बनते बनते कहाँ आ गए। जो रशिया आपका मित्र था वही पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, चाइना पहले खिलाफ था, अमेरिका का आप जानते हो ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं। कोई मुल्क हमारे साथ नहीं आया युद्ध के अंदर, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, पाकिस्तान साथ में क्यों चला गया, जो हमारा दुश्मन देश थे। और मुकाबला उसने करने की हिम्मत कैसे कर ली, क्योंकि चाइना उनके साथ था। तो कहने का मतलब ये जो घटनाएं हुई है उससे बीजेपी RSS परेशान हो गई। अब ये सगू पे छोड़ रहे हैं कि हम लोग जो है, कभी कहते हैं नड्डा साहब, अभी देखिए ना, नेशनल पार्टी है और 1.5 साल से कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रेसिडेंट का, इनकी दुर्गति खुद की ये है। अब दूसरा ये जो वहाँ भी फेल हुई है, वो फेल जहाँ जहाँ हुए हैं, चाहे वो पार्टी में हो रहे हों, चाहे देश में हो रहे जो विदेश में हो रहे हों, उससे हटने के लिए इन्होंने तरीका निकाला है कि ऐसे सगू पे छोड़ो। मोहन भागवत ने कह दिया भाई सौर उड़ा दी है, 75 ईयर के हो गए तो अब घर बैठ जाना चाहिए। ना घर मोदी जी बैठेंगे, ना बैठेंगे मोहन भागवत जी। तमाम बातें लोगों को भ्रमित करने के लिए, देशवासियों को गुमराह करने के लिए है, कुछ नहीं होने वाला। कर्नाटक में भी सबसे बड़ा OBC लीडर तो मोदी है, उनके पक्ष में है, और कांग्रेस ये कर रही है बिहार इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, ये सब OBC का एक ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। देखिए वो तो यही करते जाएंगे ना, पर ये सब लोग, मैंने कहा आपको, अभी की स्थिति के अंदर देश में विदेश में
विश्व गुरु की बात चलना बंद क्यों करी इन्होंने? किसने रोका इनको? अभी भी क्यों नहीं कहते कि विश्व गुरु बनेंगे हम लोग? दुनिया कहाँ पहुंच गई है विज्ञान में, टेक्निक है। युद्ध हो रहा है आर्मी के, देखिए आप जवान कहाँ दिखता है आपको? टैंक दिखते कहीं आपको? पूरा युद्ध हुआ है आकाश के अंदर हुआ है, हाई टेक युद्ध हुआ है। जमाना बदल गया है। अगर उसके सामने हमारी तैयारी नहीं होगी देश की तो मार खा जाएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कृषि उत्पादकता, सिंचाई और भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना को मंजूरी। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और पर्यावरण संवेदनशील टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना। सरकार कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं को बेहतर बनाने, सिंचाई प्रणाली में सुधार लाने और किसानों के लिए ऋण की सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है, ताकि कृषि क्षेत्र में समग्र परिवर्तन लाया जा सके। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक राजनीतिक सोच रही है, एक गवर्नेंस का मॉडल रहा है कि जो अंतिम छोर पे है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे जिला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जो अंतिम छोर पर है, उनको कैसे ऊपर लेके आए। आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा, वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सब ने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में, और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम है ये। 2025-26 के 6 वर्षों का कार्यक्रम है, माफी चाहता हूँ। 6 वर्षों का कार्यक्रम है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले इसी जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पे ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज को बढ़ाना और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसा आपने कुछ समय पहले एक इरिगेशन का कैबिनेट का फैसला देखा था, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके कम से कम पानी के खर्च पर, और कम से कम पानी से अधिक एरिया को कवर किया जा सके, वो सब टेक्नोलॉजीज का इसमें उपयोग भी किया जाएगा। पांचवा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बहुत बड़े संख्या में बढ़ाना, जिससे कि किसान परिवारों के पास जब सही वक्त हो तब उनके पास हाथ में पैसे हो, जिससे कि वो अपने बीज खरीदने का हो, फर्टिलाइजर खरीदने। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
बिहार में लोकतंत्र की हत्या, चुनाव आयोग बना औजार, बोले प्रमोद तिवारी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आगामी संसद सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार सरकार को कड़े सवालों के घेरे में ला रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि पहला मुद्दा होगा पहलगाम आतंकी हमला, और ये सवाल उठेगा कि आतंकवादी कहाँ गए और वॉशिंगटन से मिले युद्ध विराम के बाद से भारतीय सशस्त्र बलों की कार्यवाही क्यों रोकी गई। उसमें आप लोगों का एजेंडा क्या है? देखिए, सबसे पहला एजेंडा होगा जिस क्रूरता, जिस नृशंसता के साथ पहलगाम में भारत की 26 बेटियों की मांग उजाड़ी गई है, और 2.5 महीने ज्यादा बीत रहा। कहां चले गए वो आतंकवादी? जमीन के नीचे या आसमान के ऊपर? कहां से लाए गए थे वो? ये सवाल उठने लगा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो मुद्दा और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा, कि हमारे बढ़ते कदम सेनाओं के वाशिंगटन से सीज फायर करा के रोके गए, हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम को एक कदम से क्यों रोका गया, ये हमारा पहला मुद्दा होगा। जिम्मेदारी, सजा दोनों मिलनी चाहिए आतंकवादियों को जो सजा नहीं दे पा रहे हैं, और ये घटना होती रही। एक पुलिस का सिपाही भी वहां तैनात नहीं था। बिहार में लोकतंत्र की हत्या, अब तो ये आवाज सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं उठा रहा है, एनडीए गठबंधन से भी, तेलुगु देशम से भी आवाज उठी। ये सिलसिलेवार लोकतंत्र की हत्या और इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था को उसमें हिस्सेदार बना देना मुद्दा उठेगा। महंगाई, बेरोजगारी, सरकार की कायरतापूर्ण, पूरी तरह असफल विदेश नीति की ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, ये मुद्दा भी उठेगा। बेरोजगारी, किसानों की समस्या, ये सारे मुद्दे होंगे। और सत्र के पहले, मैं तारीख नहीं कोई कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन बैठेगा और जो मुद्दे हैं सिलसिलेवार कैसे लिए जाएं, इस पर हम बैठकर इंडिया गठबंधन में चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, बोले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा और संस्कृति को लेकर एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता अब उत्तराखंड के सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे एक आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का हिस्सा बताते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी जीवित है, चुनौतियों में मार्गदर्शन करते हैं। श्रावणी मेले के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष श्री नवीन भट्ट जी, पुजारी पंडित नवीन जी, अजय वर्मा जी, महापौर अल्मोड़ा, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश शर्मा जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी दीदी हमारी गंगा बिष्ट जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, सभी आयोजकगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, दूर दूर से आज इस श्रावणी मेले के अवसर पर पधारे सभी श्रद्धालुगण और सभी पर्यटकों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ मैं आप सभी को आज प्रकृति संरक्षण के दिवस, लोकप्रिय पर्व हरेला की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे आप सबके बीच में आज इस मेले के अवसर पर भगवान जागन्नाथ जी के दर्शन भी करने थे,
आप सबके साथ सम्मिलित भी होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मैं बीच रास्ते से वापस लौटा हूँ। और अच्छा होता आप सबके बीच में रहता। मेरा बड़ा मन था कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबके साथ आज के इस मेले के अवसर पर वहाँ पर सम्मिलित होता, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। मेरा मानना है कि जागेश्वर की इस पवित्र भूमि जैसा विश्व में कोई दूसरा स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव हमेशा अपने जागृत स्वरूप में विराजमान होते हैं। जागेश्वर धाम देवभूमि उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति का प्रतीक पुंज है। मुझे जब भी यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, मैंने हमेशा आध्यात्मिक शांति की अनुभूति की है। भाइयों बहनों, ये श्रावणी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक संस्कृति, लोक आस्था, लोक विरासत और गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक पुंज है। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि जागेश्वर जैसे दिव्य स्थान पर श्रावणी मेले का आयोजन होना और इस आयोजन में आप सबके बीच में इस वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होना, सम्मिलित होना मात्र एक सहयोग नहीं है, बल्कि एक प्रारब्ध है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत के पुनरुत्थान का अमृतकाल चल रहा है। चाहे अयोध्या में भगवान भव्य मंदिर का निर्माण होना हो, महाकाल लोक बनना हो, या काशी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होना हो, आज हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को संवारा भी जा रहा है, सजाया भी जा रहा है। और मैं सच कहूँ तो इस शब्दों में कहना कठिन है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी सरकार हमारे सभी धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। आज चाहे सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हो, गांव हो, सड़क हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हम आज केदारखंड की भांति ही मानसखंड के सभी मंदिरों का, कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के, पौराणिक मंदिरों के नवनिर्माण, पुनरुत्थान, सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। जागेश्वर धाम में भी मंदिर माला मिशन के तहत वर्तमान तक परिसर के मूल स्वरूप को संरक्षित रखते हुए इसे विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसके मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए इसके लिए जहां प्रथम चरण में हमारी सरकार के द्वारा 146 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, वहीं दूसरे चरण के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जागेश्वर मंदिर परिसर में प्रकाशीकरण का कार्य, सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरों के कार्य सहित पब्लिक यूटिलिटी ब्लॉक, टेम्पल यूटिलिटी ब्लॉक और भंडारा स्थल एवं सौंदर्यीकरण आदि का कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में आरतोला में मुख्य द्वार की स्थापना के साथ ही आरतोला स्थित पार्किंग की क्षमता को दोगुना किया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक डिस्पेंसरी, प्रसाधन सुविधा, सोवेनियर शॉप आदि का निर्माण भी आरतोला में किया जाएगा। इस क्षेत्र के विकसित होने से धार्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर गति मिलेगी। भाइयों बहनों, हम शीघ्र ही जागेश्वर में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके लिए भूमि आवंटन करने के साथ ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य से, उत्तराखंड से बहुत प्रेम करते हैं और मैंने देखा है वो जहाँ भी जाते हैं उस क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि होने लगती है। चाहे वो भारत का जिसे अंतिम गांव कहा जाता था, पहले माड़ा गांव हो, जिसको अब पहला गांव की संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, या आदि कैलाश हो, हर्षिल हो, या आदि कैलाश हो, हर्षिल हो, जागेश्वर धाम हो। वर्तमान में जागेश्वर धाम में
प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। जो संख्या कुछ हजारों में होती थी, आज कई लाखों का आंकड़ा पार हो रहा है और मास्टर प्लान का कार्य होने के बाद ये आंकड़ा प्रत्येक वर्ष 10-12 लाख से भी ऊपर जाने वाला है। इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को हर एक प्रकार से उनका व्यवसाय बढ़ने वाला है। दुकानदार भाइयों से लेकर होटल, होम स्टे संचालक और सभी कारोबार करने वाले पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मजबूती आर्थिक रूप से होने वाली है। और मेरे संज्ञान में आया है कुछ लोग मास्टर प्लान के नाम पर स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं या भविष्य में किए जाएंगे वे सभी आपसी सहमति से, पारदर्शिता के साथ और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ सभी हितधारकों के साथ बात करेंगे। हमने जहां भी निर्माण कार्य किए हैं उन सभी स्थानों पर स्थानीय लोगों को साथ में लेकर उनकी सहमति के आधार पर, उनके सुझाव के आधार पर हमने काम किया है। भाइयों बहनों, अल्मोड़ा जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम कोसी नदी के किनारे किनारे एक 40 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक के निर्माण की योजना पर भी काम कर रहे हैं। यह योजना पर्यटकों को जनपद में ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करने के साथ ही होम स्टे एवं पर्यटन को बढ़ावा देगी। रानीखेत में पर्यटकों के लिए स्टार गेजिंग सेंटर की स्थापना 15 लाख रुपए की लागत से कर रहे हैं। अल्मोड़ा शहर को विस्तार देने की भी हमारी योजना है। इतना ही नहीं, शीतला खेत को इको टूरिज्म के रूप में, द्वाराहाट और बिनसर क्षेत्र को आध्यात्मिक पर्यटन के लिए विकसित कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है, जिसका परिणाम अभी से दिखना शुरू हो गया है। मुझे आप सबको बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि नीति आयोग भारत सरकार की सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के इंडेक्स में 2023-24 में पूरे देश में उत्तराखंड ने उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम हुई है। नकल विरोधी कानून बनने के बाद जहां एक और प्रदेश में 24,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है, वहीं आज नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। भाइयों बहनों, मुझे प्रदेश में विकास की धारा बहाने के लिए आपका निरंतर आशीर्वाद चाहिए, निरंतर आपका सहयोग चाहिए। मुझे विश्वास है आप लोग मुझे अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में, अपने सहयोगी के रूप में अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहेंगे, हमेशा समर्थन करते रहेंगे। विकास के साथ साथ हम प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण के लिए भी वचनबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून बनाया, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया, समान नागरिक संहिता को लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद पर भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हम सनातन के आड़ में विधर्मियों द्वारा बेच बदलकर हमारे भोले भाले लोगों को ठगने के खिलाफ भी एक ऑपरेशन चला रहे हैं। आप सभी को पता है उस ऑपरेशन का नाम क्या है? आप सब लोगों को पता है आजकल एक ऑपरेशन चल रहा है, आप सुन रहे होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, टेलीविजन पर देख रहे होंगे। आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आजकल एक ऑपरेशन हमने चलाया हुआ है। कौन सा ऑपरेशन है, उसका नाम पता है आप लोगों को? वाह, चलिए, हाँ बिल्कुल, हाँ, कालनेमी ऑपरेशन चलाया है। और इस ऑपरेशन के द्वारा हम जो अपने छदम बेस बनाकर ढोंगी हैं और ऐसे विधर्मियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो बेस बदलकर हमारे सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति और सभ्यता में श्रीमद् भगवद गीता का अत्यंत महत्व है। ये एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ हमें सभी प्रकार से जीवन जीने का मार्ग भी सिखाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे आज भी प्रासंगिक है। गीता हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और त्याग का महत्व समझाती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सही मार्ग चुनने में सहायता करती है। जब आज हम तनाव, अवसाद और क्रोध जैसे विकारों से घिरते जा रहे हैं, गीता हमें इन सब से उबरने का मार्ग दिखाती है। और इसके महत्व को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हमारे विद्यालयों में हमारे छात्र छात्राओं को, नवोदित उदयमान बच्चों को, देश के कर्णधारों को भगवान कृष्ण द्वारा दिखाए गए मार्ग के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके लिए अब सभी सरकारी विद्यालयों में गीता का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। भाइयों बहनों,
हरेला पर्व हमारा प्रमुख लोक पर्व होने के साथ साथ प्रकृति संरक्षण का भी महापर्व है। इसी को देखते हुए इस बार आज के दिन, हरेले के दिन, हमने 7 लाख से अधिक पौधे लगाने का प्रण लिया था और मुझे खुशी है कि आज हम एक रिकॉर्ड बनाने में सफल होने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से आज के दिन ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रकृति संरक्षण के महापर्वों के महत्व को समझते हुए अपने आसपास फलदार पौधों को लगाएं, उनका संरक्षण करें। अंत में एक बार फिर से आप सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले के प्रारंभ होने की शुभकामनाएं देने के साथ ही आयोजन समिति, पुलिस प्रशासन और सभी सहयोगों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं इस मेले के माध्यम से हमारे समाज में आपसी समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश फैलेगा। आज जहां हम हरेले का पर्व मना रहे हैं, श्रावणी मेला प्रारंभ हो रहा है, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तमाम प्रकार से आज प्रकृति पूजन के इस दिन को हम लोग आज उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वहीं आप सबके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री भाई अजय टम्टा जी का आज इनका जन्मदिन भी है और मैं इनको आज मैंने सोचा था कि आमने सामने आकर इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि अब मैं वहाँ यहीं से आप सबसे जुड़ा हूँ, तो आप सबकी तरफ से भी, अपनी तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि ये लगातार आज सड़क परिवहन के क्षेत्र में अनेक काम आगे बढ़ा रहे हैं और इनके वहाँ होने से हम लोगों को भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। जगह जगह पर हमारी योजनाएं स्वीकृत हो रहा है, भारत सरकार में लगातार हमारी पैरवी कर रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं कि बाबा जागेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रदेश और देश का लगातार विकास करते रहें। इसी के साथ पुनः जागेश्वर धाम के चरणों में नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। छैगांव में राहुल गांधी का बयान, मीडिया अब दोस्त नहीं रहा। असम के कामरूप जिले में छैगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडिया को पहले मित्र कहा था, लेकिन अब वे ऐसा नहीं मानते क्योंकि मीडिया अब सच्चा नहीं रहा। राहुल गांधी ने कहा, मैं मीडिया वालों को अपना दोस्त कहता था। मैंने कहा था मीडिया हमारे मित्र है, लेकिन वे हमारे दोस्त नहीं है क्योंकि आजकल उन्हें सच दिखाने की आदत नहीं रही। मीडिया वाले जानते हैं, मैंने इनको दोस्त बोला, कहता हूं मीडिया के हमारे मित्र, मगर ये हमारे मित्र नहीं है क्योंकि ये आजकल इनको आदत पड़ गई है, ये आजकल सच्चाई नहीं दिखाते, है ना। ये जो अंबानी जी कहते हैं, अदानी जी कहते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो दिखाते हैं 24 घंटा। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का चेहरा दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप असम के बारे में जानते हो, मगर जो असम में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं, है ना। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना,
और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पेन में बोले सीएम मोहन यादव, भारत और स्पेन जुड़वा भाई जैसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों यूरोप दौरे पर है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड में उन्होंने एक महत्वपूर्ण निवेश सम्मेलन में भारत और स्पेन के सांस्कृतिक संबंधों को लेकर एक भावनात्मक भाषण दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, भारत और स्पेन भले ही अलग अलग देश हो, दोनों अलग संस्कृतियों में विकसित हो रहे हो, लेकिन इन दोनों प्राचीन सभ्यताओं की आत्मा एक जैसी है। उन्होंने आगे कहा, स्पेन और भारत एक तरह से जुड़वा भाई है। कुमार पटनायक जी, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्पेन। मिस्टर Juan Ignacio Entre Canales, प्रेसिडेंट Fundación Consejo España India। Thank you, sir. To hear the translation on your headphones, please press 1 for Spanish, 2 for English, and 3 for Hindi. I repeat, 1 for Spanish, 2 for English, and 3 for Hindi. I take this opportunity to invite Dr. Sudham Khareji, Commissioner, Public Relations, Government of Madhya Pradesh, to deliver the welcome address and formally commence today's proceedings. Thank you. Buenos dias, good morning, namaste. It's my distinct honor and privilege to welcome you all to the Madhya Pradesh India Business Forum, a state with infinite possibilities and heart of incredible India. We are particularly honored by the gracious presence of Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, whose vision and commitment to the inclusive development and investment led has transformed our state into one of India's fastest growing economies. I welcome Mr. Dinesh Patnaik, His Excellency, Ambassador of India to the Spain. Sir, thank you for being a bridge that strengthens Indo-Spanish relationship. I especially welcome Mr. John Nisha Anthracalis, the President Foundation España India, for your support for fostering bilateral cooperation between the states, India and Spain. Among the others, I welcome the senior members of the delegation, senior officials from Madhya Pradesh, Mr. Sanjay Dubey, Mr. Shivshankar Shukla, Mr. Raghavendra Kumar Singh, Mr. Ilayaraja Chandramouli Shukla. After the visit to the Dubai, this is very important and remarkable visit to the Spain, especially at Madrid, which will make a significant step towards strengthening the bilateral relationship, not only the trade and commerce, but cultural, for tourism as well as sports. The morning visit of Honorable Chief Minister to the La Liga head office has already kick-started this discussion, and look forward this whole day for the fruitful discussions, collaborations and mutually beneficial outcomes out of the discussions. I once again welcome to this forum
Thank you. Gracias. Namaste. Thank you very much, sir, for your warm and gracious words of welcome, which have beautifully set the tone for this important gathering. It is my privilege to invite Mr. Juan Ignacio Entre Canales, President of Fundación Consejo España India, to kindly address this august gathering. Thank you. Good morning. Honorable Chief Minister, distinguished guests, authorities, colleagues and friends. I'm truly honored to address this business conference aiming at exploiting the vast business opportunities presented by the state of Madhya Pradesh under the inspiring leadership of the Honorable Chief Minister, Mr. Mohan Pradesh. I'm pleased to be here today as the President of the Spain-India Council Foundation, a non-profit organization committed to fostering mutual knowledge between the two countries. The Spain-India Council Foundation serves as a public diplomacy instrument, bridging our two nations and facilitating dialogue, cooperation, and strategic public-private partnerships between India and Spain, with the support, of course, of our Ministry of Foreign Affairs. It was launched 15 years ago, coinciding with the historic visit of President Patil to Spain. Madhya Pradesh has indeed emerged as a key hub in India, offering great investment opportunities across sectors such as renewable energy, the automotive industry, textiles, food processing, infrastructure development, healthcare, and more. This diverse landscape reflects Madhya Pradesh's ambition for sustainable development and innovation, making it an attractive destination for Spanish businesses and investors. Spanish companies have a strong track record of international expansion, and they are eager to explore further opportunities for partnership and investment in Madhya Pradesh. Spain also has much to offer to India, and Madhya Pradesh, known for its world-class infrastructure, skilled workforce, and diverse economy. This conference represents an important step in facilitating business opportunities between our two countries. It is a significant occasion to connect, exchange ideas, and create business partnerships. Let us work together to share expertise and create lasting connections that will not only benefit our businesses, but also contribute to the growth and prosperity between India and Spain. The Spain-India Council Foundation is eager to facilitate this and support all these initiatives. Thank you again for this invaluable opportunity. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your thoughtful and inspiring words. We deeply appreciate your continued commitment to strengthening the bonds between Spain and India. I now have the honor of inviting Shri Raghavendra Kumar Singh Ji, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh. We shall screen a short audiovisual film that beautifully captures the infinite possibilities that Madhya Pradesh has to offer across sectors like textiles, pharmaceuticals, food processing, and tourism. If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first
Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, Manet, and many prestigious institutions near you. If you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. Vande Mataram. Good morning. I'm very happy to be here in this great country, Spain, and one of the greatest city in Europe, Madrid. Friends, I am here to present the case of Madhya Pradesh, the central provinces of India. Now, one poet from Madhya Pradesh, one poet from Spain said something about how to get the things done. You have to create your own path. Honorable Prime Minister has always been very keen to create new opportunities for the global companies. How can they establish their presence in India? And the kind of opportunities India offers at this point of time, that is unparalleled in the entire world. Honorable Chief Minister, Sir Dr. Mohan Yadav sir, he has always been very keen to develop the industrial and commercial sector in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh will go to become a Viksit developed state in this developed India concept of 2047. Now, what Madhya Pradesh is trying and what India is trying. So we are trying to create India Middle East Europe corridor to bridge the trade and infrastructure gap all across the continents, and the business opportunities for India, for Middle East and for European countries, and then further to United States of America will boost like anything. India and Spain have very great economic and trade relations. The total export from India to Spain is $5.93 billion, and exports from Spain to India is $2.04 billion. So that is the total trade is around $10 billion. There are more than 280 Spanish companies operating in India and 90 Indian companies operating in Spain. The Spanish FDI in India is basically related to metallurgy, infrastructure, automobile, ceramics and renewable energy, while Indian companies are working in IT sector, automotive, pharma and biotech, chemicals and logistics. Madhya Pradesh also contributes a lot towards the export of these commodities,
And basically, you will find that organic chemicals around 16%, electric machinery and equipment around 15%, and textile articles around 15%. So Madhya Pradesh is trying to boost our exports to Spain and to other countries. Now, if we see Madhya Pradesh is centrally located in India. It is the second largest state in country in terms of area, and fifth largest. So that becomes a very big consumer market. Our GSDP is around $161, and we are one of the fastest moving state in the entire country, India. You know that India is one of the fastest growing economy in the entire world. So when I talk about Madhya Pradesh, so I am talking about the fastest growing state in fastest growing national economy. We are second largest food grain producer and largest exporter of wheat in India. We are one of the cleanest state in India, second most cleanest state. We have the cleanest city in India, and we have the cleanest capital in India. Now, why one should choose Madhya Pradesh? You can base your industries there in Madhya Pradesh just because of the case that the factors of production in Madhya Pradesh will give you enough scope for your return on investment. So we have 47% working population. We have 0.2 million graduates added every year. Honorable Chief Minister Sahab has been higher education minister, so his contribution was tremendous in this field. We have very low attrition rate. We have a very good work-life balance, and ease of living is fantastic in Madhya Pradesh. Abundant skilled workforce is there, abundant water supply, more than 1,000 million cubic meter water supply for industrial purposes. We are a power surplus state. We have more than 31 gigawatt of power supply, and 1/3 of that power supply comes from renewable energy sources. So we are very that way responsible state also. We have extensive road network of more than 500,000 kilometers. We have prominent national institutes, 55 private universities, industrial training institutes, and engineering colleges. Madhya Pradesh, the upcoming industrial landscape, one can see that there is going to be an integrated textile park, PM Mitra Park, that is in 2,000 acres. We have kind of facilities which are parallel to none. We have a successful power and renewable energy zone at Narmadapuram, so you can make your renewable energy equipment there. Now, Madhya Pradesh gives kind of incentives which is really very, very good. And almost, if you count on the terms of net present value, it's almost 1/3 of your investment that is the support from Madhya Pradesh government. So I am not going into detail. There is a provision of capital subsidy, export freight subsidy, and after a capital subsidy, we have employment, export, priority area, and FDI multiples. We have green industrialization support, and government also gives VGF for industrial housing. Power tariff is also at a very low cost. State has been doing really very well. There are 0 man days loss in Madhya Pradesh. We are the first state in entire country that is having labor case management system. You have avenues for investment in medical devices sector, EV and automotive, textile garments and footwear, aerospace and defense, renewable energy, agri-food and dairy processing. Whatever you feel, Madhya Pradesh has got opportunities in those fields. Finally, I will end my presentation by showing you what kind of trust Madhya Pradesh develops. Volvo Eicher started their business in 1986, and from there till date, they have employed more than 40,000 people, and they have almost $1 billion investment in Madhya Pradesh in 7 tranches. So that is the kind of relationship we build. That is kind of trust we build. And finally, thank you from my side.
and in Spanish one can say gracias. Thank you. Thank you, sir, for such an insightful presentation on Madhya Pradesh's progressive investment climate and vision for the future. It is my pleasure to invite Shri Shiv Shekhar Shukla ji, Principal Secretary, Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh, to address this esteemed gathering. Shri Shukla ji will take us on a journey through the rich cultural tapestry and timeless heritage of Madhya Pradesh, while highlighting exciting avenues for investment in the tourism and cultural sectors. Greetings from the cleanest, greenest and safest heart of incredible India, that is Madhya Pradesh. Please, I'll begin my presentation with a small AV.「朝を喜びに目覚めると自然の住処が私のいたいところです」「その景色の魅力に魅了されその幸福な腕の中でくつろぎたいと願っています」困難に直面し勝利が堅持されるとき、私は勇敢なものの中で勝利を祝いたいと思います。そして勇敢な方向と高らかな希望で冒険が明らかになり、私は頭を下げて賛美します。精神が平穏な時、神聖なものを求め、不確実なものをつかみ取ります。純粋さ、力、情熱、そして喜び。内に宿る感情。You can close it. Sorry, Edwin. We have been running from country to country last couple of months. So by inadvertently, we played a Japanese video for you. Must have enriched you some of the Japanese language as well. But I'll try to make up for the loss of the language here in my presentation very shortly. I'll take you through the tourism and cultural offerings of Madhya Pradesh. So we are a land of history and heritage. As you can see that we have got almost 18 World Heritage Sites of UNESCO in Madhya Pradesh out of total 62 in India. That is more than 1/4 of World Heritage Sites of UNESCO are in Madhya Pradesh. And we care a lot about conservation of these heritage sites and presenting them to the whole world community. This has to be skipped. Okay. So some of these you can see on the screen: Khajuraho, Mandu, Orcha, etc. These are all medieval heritage cities, still maintaining that flavor of the medieval period
in the purest form. We are also a land of nature and beautiful landscapes. 1/3 of our geographical area is covered with forests. Since the forest area and the conservation efforts, we are also home to the biggest number of big cats in the country. We are called leopard state, cheetah state, and tiger state, having the largest population of these big cats. And best of the national parks of India are in Madhya Pradesh. You name the national park which has got everything to showcase, we have got in Madhya Pradesh, with the best of the facilities and hospitality infrastructure around these national parks. So you can see that we have got 9 tiger reserves, 12 national parks, and 3 biosphere reserves, highest in the number in any state of the country, and home to cheetahs now also. The first or the only state of India where we are relocating cheetahs from Africa. The whole world community is looking at this experiment very curiously. So when it comes to culture and spiritualism, we are the land of, folklores and stories, having very rich and deep and diverse cultural offerings. We are home to 2 Jyotirlingas, and when it comes to spirituality and mysticism, one of the oldest river on planet Earth, Ma Narmada, we call Mother Narmada, flows across the state and offers you beautiful retreats to rejuvenate yourself when you're fed up with your normal routine mundane life. So a lot of offerings are there in Madhya Pradesh for you. So the entire state is divided in different culture zones. We are home to 7 aboriginal tribes whose culture, whose cuisine, whose craft, everything has been conserved and propagated for the posterity. One can go and really enrich oneself about the way they live, they eat, they dance, they paint. All these kind of things are in abundance in Madhya Pradesh to experience. So I would say it's more of an experiential offering in Madhya Pradesh than anything else. We have got many destinations in Madhya Pradesh. We call ourselves one of the best offbeat destination of the country, having a number of different kind of offerings, ranging from nature to heritage to spiritualism to adventure. Everything in one state is available in Madhya Pradesh. The footfall is increasing like anything, 20% increase in tourist footfall happening year-on-year basis in the state. And the top 6 destinations of the state are spiritual and mystic places, which are for the world to see and explore what they are like. We have got a very attractive investment policy as well. We offer to big investors who are keen to invest more than, say, $10 to $15 million in India. We offer them red carpet welcome, and we offer subsidies, very, very handsome capital incentives and other kinds of handholdings. We also have a very smooth system under the scheme of ease of doing business, under the honorable Chief Minister's directions. The state is home to big investors from all across the globe, and it is happening very fast. So one has to take a closer look at the kind of investment offerings which the state has. I won't go into details. These are available on our websites. Best of the brands in Madhya Pradesh have their hospitality set up around the state in every nook and corner. You can see some of the brands. We also have a very well curated responsible tourism vertical in the tourism sector, where we offer tourists to stay with the village communities. And these rural communities run their own homestays and give varied experience, rural experience, to the guests who stay with them. We also organize many yoga retreats around the state in various destinations. We have got a very vibrant film tourism policy, and we are doing very well, fast becoming the film tourism hub of the country. And best of the best movies, they are being filmed and shot over there, with many international projects also happening in the state. We look forward to having more and more co-production agreements. Today we are going to have a word with
Spanish Film Commission and have some kind of an MOU understanding to take this thing forward. We have offered a number of incentives also to those who come to the state to film, and these are very, very handsome incentives. Adventure tourism, responsible tourism, these are kind of ethnic homestays around the state where one can go comfortably stay with the rural community and experience the actual sustainable and inclusive rural life which they lead. I will just finish off my presentation by inviting you all. If you want to invest, you're most welcome. If you don't want to invest, at least be invested in Madhya Pradesh. Come and visit us and be a part of us. Thank you very much. Thank you, sir, for that captivating presentation, showcasing the soul of Madhya Pradesh, truly the heart of incredible India. I would like to invite Shri Sanjay Dubey ji, Additional Chief Secretary, Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh, to now address the gathering. Shri Dubey ji will shed light on Madhya Pradesh's progressive policies and the state's emergence as a greenfield destination for cutting-edge technologies such as data centers and AI. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Ambassador, Government of India to Spain, Honorable dignitaries on the dais and off the dais. You have seen the presentations of how the industrial growth and industrial policy is developing the state. You have seen the tourism culture of Madhya Pradesh, and now I am here to present you how the technology is improving and how are the opportunities of investments in Madhya Pradesh. As you would notice that we have the highest number of digital payments across the world, about 700 million transactions per day, worth about 2.6 trillion dollars in year 24-25. We are ranked as the 4th AI development index by the Harvard University, and we have about 10 million of leased space per square feet into our cities. So that is a kind of technological development, the demand that has generated over the period of time in whole of India. That is how we are leading this technological development. However, this development has actually happened from only 4 or 5 towns of India, which is Delhi, Mumbai, Bangalore, Calcutta, Hyderabad, and Pune. Now, the second phase of development which is happening, and the growth is happening from IT-enabled services, is not happening from these towns alone, but there are very many contenders, and in which there are 2 big towns of Madhya Pradesh, which is Bhopal and Indore, which are leading this progress. Why this is happening is because there is a rising cost of operations in some of the bigger towns, and there is also a retention challenge because of a lot of opportunities that are available across different cities. But these are not the challenges when you are thinking of investing in Madhya Pradesh in any of the towns of Bhopal, Indore, Gwalior, and Jabalpur. If you talk about infrastructure, we are one of those states which have very, very beautiful infrastructure, whether it is in terms of communication, whether it is in terms of rail connectivity, air connectivity, or even the road connectivity. You can actually transact without even having any challenge with the traffic congestion, which is possibly there in some of the bigger towns in India. And the incentives are so overwhelmingly favoring the business opportunities and the business houses that anybody who is interested in making the investment would have to consider it very, very seriously if
they have to ever do the investment. Tier 2 cities, when I talk about it, barring those 4 or 5 big towns, these are the cities which are actually now forcing and is leading the way for making the investments and the development into the technological sector, and Madhya Pradesh is contributing heavily into this. When we talk about these tier 2 cities, we also have to talk about specifically about state of Madhya Pradesh, which Honorable Chief Minister is propelling us into a trajectory whereby there is no looking back. We claim this because there is a huge amount of talent which is available from the institutions like IIT, IIM, which are of national repute. We are in position, and some of you are very much keen on renewable energy power. We as a state are in position to supply 24/7 green power to any industry which establishes its shop in Madhya Pradesh. We also are the a melting pot for multiple cultural things as the Spaniards are, and we also claim to be continuously and successfully being ranked as the cleanest city in India and the cleanest state capital, and the state as such and cleanest state. So you can see the greenery, the forest cover that you have, the AQI which is very, very low. The challenges which are not there is about the transportation, communication, and that makes a lot of sense for anybody who is glued to the nature but is also looking for the progress and technological development. If you compare some of the cities versus what we have in Madhya Pradesh, you would realize that whether it is the rentals that you have to pay for plug and play facility, whether it's cost of living, or even for other aspects like pollution index or traffic commute index, we fare far, far ahead of most of the towns which are there in the country. If we look at more and more challenges, we have done this comparison with other cities, you would realize that if you have the smaller towns which are now competing with Madhya Pradesh towns, be it Ahmedabad, be it Jaipur, be it Raipur, you would realize that Indore and Bhopal are all green into the terms of quality of life, capital cost, rental, natural disaster risk, labor risk, public transport, cost of living, policy incentives. These are some of those criteria or the benchmark policy initiatives that you would like to compare with any other towns in the country if you are thinking of making the investment, and we fare far, far ahead of our competitive cities. Not only the cost of living and ease of living is an important aspects, but we have a very tailor-made policies for each aspect of IT, ITS coverage. We have MP drone usage policy, we have IT, ITS policy, we have semiconductor policy, audio visual gaming, and which is what we are going to sign today. So ABGC policy covers pre-production and post-production, and the film policy of Madhya Pradesh covers the production. So it's a complete value chain that is being now funded and supported by Government of Madhya Pradesh. We have also Global Capability Center policy, and we understand that the requirement for each of these areas in IT, ITS is specific, and that is why we have made them tailor-made. We have a GCC policy which looks after making the global capability centers real possibility in Madhya Pradesh. We provide capital incentives, we provide talent incentives, whether it is upskilling or reskilling or payroll subsidy. We talk about establishing of center of excellence in AI and cyber security. We are doing R&D into these areas. If you talk about AVGC, we are looking at audio-visual gaming and cartooning, as I have mentioned, pre-production, post-production is getting covered, and we provide support for infrastructure development, fiscal incentives, skilling and training, and also for industry academia-led collaboration and establishment of COEs. If you talk about other incentives like MP drone policy, and there is a lot of defense collaboration which is happening between Spain and India. So there is a possibility whereby you have anti-drone technology. We have kamikaze drones which are recently used, and is also a lot of manufacturing capabilities that we have developed, and we are trying to encourage it with the drone-enabled services and drone-enabled ecosystem that we want to provide. There are multiple incentives. If all these policies, after having talked about this, everybody would say, if any business house has to consider, you would consider that what is the ROI on the investment that you are going to make. So this is a snapshot of the investment that you want to make. If you are making an investment of 100 crores, you would actually, 100 crores is 10 billion, it's a 10 million. If you make a 10 million investment, you get 4.5 million back. Again, if you make a 10 investment in
10 million investment in AVGC, you get 4.8 million back. Against 10 million investment, you get about 3.8 million from state government and 5 million from government of India. If you are making investment of 10 million in drones, you are making you are getting a 3.5 million back. So this is a kind of incentives that the government of Madhya Pradesh alone is going to give it to the business houses who are ready to invest in Madhya Pradesh. And finally, we are coming up with a space tech policy also to make sure that the whole jigsaw puzzle is actually taken care of. And we are creating hubs, we are creating COEs, we are creating industry academia synergy, as some of them have already started function. So right from industry to the tourism and culture, we are actually technology savvy, and we are looking forward for any collaboration that we would like to have it into our system. Finally, I would say that be the part of this exciting new journey. Please do come to Madhya Pradesh. Please do visit. Even if you don't want to invest, it's okay. At least you would like to come and see. And once we are sure that if you have visited Madhya Pradesh, you would be 100% be willing to make the investment, looking at the future possibilities and the kind of environment that Madhya Pradesh government provides to each one of you. Thank you very much for having listened to it. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for highlighting Madhya Pradesh's bold vision in harnessing the power of technology for a better tomorrow. It is now my privilege to invite His Excellency Shri Dinesh Kumar Patnaik ji, Ambassador of India to Spain, to kindly address this distinguished gathering. Shri Patnaik ji has been a steadfast pillar in strengthening India-Spain relations. Thank you very much. All of you know me, so I don't want her to describe who I am. But it's a great pleasure to have Chief Minister Mohan Yadav ji here. I don't want to talk about Madhya Pradesh because I think the last 5 speakers have all told you, including one Entra Kannades, about how wonderful Madhya Pradesh is. And it is true. If you look at Madhya Pradesh, it's got everything. I mean, not just tourism, nature, AI, tech, industry, everything. I mean, it's a place which very few of you must have heard of before. But when you really look at it, it represents India in its totality. It's in the middle of India, but it's something which has scope for everything. And there was a recent report by Yale and Harvard, which did it together, which spoke about the future of economic development being in the smaller cities, smaller states, and in places which have potential for the future. And Madhya Pradesh is the place for the potential for the future. And I'm glad that you are here getting an overview of what is happening. I don't want to talk about anything. I just wanted to tell you, there's a question which somebody asked me yesterday, is why do state governments go abroad to do these kind of shows? Why isn't the national government doing it? Why state governments do it? It's because of the way India is structured. India is a federal structure, and we have what my Prime Minister says, cooperative, competitive federalism, which means every states compete with each other and cooperate with each other at the same time. And states in India have the autonomy to decide their own economic policies. And so state governments go abroad to help get in investments, to bring in infrastructure development, economic growth, jobs. And this is the job of the state governments. And so state governments go abroad, like here, like provincial governments in Spain. It's the same thing. Like provincial governments go abroad to try and get investments, same way state governments do. And what the benefit is, 2 things. One is, in a competitive structure, investors can negotiate with state governments to get better deals because they're competing with each other. So it makes it easier for you to start looking at each state and seeing what benefit you can. What you heard about Madhya Pradesh can give you an idea of what benefits you can get if you invest there. Not just investing, you also have the senior political leadership of the state coming here talking to you, which means that there is an assurance to investors that you're going to a place where the senior political leadership is taking care of you. This is a big assurance to investors. In today's uncertain world, this assurance is very, very important. And so having state governments come straight here talking to you gives you a scope to understand what it is. I liked what the last speaker said, Sanjay Dubey said. He said,
You don't have to come and do investing in India or in Madhya Pradesh, or just come and visit us. The same thing that the delegation is doing here. They've come here to Spain to see what are the opportunities available. It's up to us to tell them what the opportunities are available. Same way, if you go to Madhya Pradesh, they will lay out the red carpet for you to be able to tell you what are the opportunities available. You all have done business across the world. Madhya Pradesh is a place you would like to go to see that opportunities are endless. This is the place where the future of India will be written, and I would suggest that some of you at least should make a trip on your next trip to India to go to Madhya Pradesh. Otherwise, I find Spaniards mostly go to the bigger cities. They go to Delhi, Mumbai, Chennai, Pune, and they skip the smaller ones. The smaller ones are where the potential lies. Not just in renewable energy. I mean, for example, renewable energy. Madhya Pradesh has a capacity of more than 66 gigawatts of renewable energy, of just solar energy. Forget about wind and others. If any sphere you look at it, the potential is huge. It's for us to be able to harness it. And today's uncertain world, this is very important. If you look at the world today, uncertainty is very high. Business people don't know how to track their next movements. The tariff war going on across the pond, the Atlantic pond, is creating uncertainty everywhere. In these uncertain times, it is important that we work with each other, whether it's state governments, national governments, provinces. We need to work together. India and the EU, we are working together. Today morning, I just had a meeting with the Ministry of Economy about taking forward the India-EU free trade agreement. We are hopeful by the end of the year we will have the India-EU free trade agreement, and that we will be able to take the India-Spain relation and the India-EU relations to the next heights. So enjoy today's afternoon descriptions. The Chief Minister will tell you a lot about what is happening. Like they said, Madhya Pradesh is the big cat state, which means it has all leopards, tigers, everything. So it's my honor now to give the floor to the next biggest cat of Madhya Pradesh, the Chief Minister himself. Thank you. Thank you, sir, for such gracious words and for always championing India's global engagement with such dedication and vision. We have now arrived at the most awaited moment of today's program. Under the visionary leadership of Dr. Mohan Yadav ji, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, the state is witnessing remarkable growth and transformation across sectors. We are truly honored to have him with us, and today's August gathering is eager to hear his inspiring vision. Since the Honorable Chief Minister will be speaking in Hindi, I request you all to please use channel number 3 on your headphones. अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। कृपया आएं और हमें संबोधित करें। धन्यवाद। Can we have a huge round of applause, please? Invest in Madhya Pradesh Business Forum, मैड्रिड, स्पेन में मंच पर विराजमान स्पेन में भारत के राजदूत माननीय पटनायक जी, मध्य प्रदेश से मेरे साथ आए SCS संजय दुबे जी, PS राघवेंद्र सिंह जी, शिवशेखर शुक्ला जी, हमारे सम्मानीय अतिथिगण और आप सब। वैसे तो भारत और स्पेन दो अलग अलग देश है, दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन दो प्राचीन सभ्यताओं की आत्मा एक ही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अतीत के काल में जब दुनिया के अंदर अलग अलग मानव सभ्यताओं का अस्तित्व शुरुआती दौर में था, ऐसे में जिन देशों ने अपनी खुद की सभ्यता, अपनी पहचान बनाई, वो सच्चे अर्थों में मानवता के मूल्यों के आधार पर अपनी खुद की दुनिया में एक साख बनाई। स्पेन और भारत एक तरह से जुड़वा भाई है, भाई भाई है। इस नाते से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अभी मैं जब स्पेन से लौट के एक बुल फाइटिंग वाले स्थान से निकला, तो बुल फाइटिंग वाला स्थान
ये अतीत का हमारा वो गौरवशाली पृष्ठ भी है। कुछ चीज़ें आज के दौर में कुछ अच्छा हो सकता, कुछ बुरा हो सकता, दोनों तरह के लोग हैं। कुछ उसको नापसंद करेंगे, कुछ पसंद करेंगे, लेकिन ये सच अर्थ में मनुष्य और पशुओं की साथ में रहने की हमारी पुरानी परंपरा का एक गौरवशाली चिन्ह भी वो है, जिसके आधार पर हम अपनी प्रकृति से प्रेम को बताते हैं। और जब प्रकृति से प्रेम बताते हैं तो स्वाभाविक रूप से आज के इस दौर में जब बिजनेस की बात आ रही है तो हमारे लिए टूरिज्म वर्तमान के लिए इनोवेशन, डिजाइन, तकनीकी दक्षता, ऐसे कई मामलों में स्पेन की अपनी पहचान है। लेकिन स्केल अप और बड़े पैमाने पर उसको लागू करने की ताकत अगर कोई रखता है तो मध्य प्रदेश रखता है। ये आपके साथ हमारी संबंध की गंभीरता भी बताता है और उसके आधार पर हम आप मिलकर के हमारे अपने अपने क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज, जल, वन, कृषि, पर्यटन इत्यादि से परिपूर्ण आपको शांत और सुरक्षित निवेश के लिए आकर्षक स्टेट के नाते से वो आपको आमंत्रित करता है। हमारे काबिल अफसरों ने सब अलग अलग प्रकार से उसकी विशेषताओं को बताया भी है। हर एक सेक्टर के हमारे स्टेट के सबसे बड़े ऑफिसरों को हम लेकर के आए हैं, जो अपने अपने टूरिज्म की बात टूरिज्म के तरीके से समझा रहे हैं, जो हिस्टोरिकल रूप से भी और फॉरेस्ट से लगा करके कई क्षेत्रों में और सबसे तेज गति से विकास करने वाला टूरिज्म का सेक्टर। मुझे इस बात का गर्व है, अगर पूरे देश का आंकड़ा देखे तो मध्य प्रदेश उसमें हाईएस्ट पे आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और उसी नाते से बड़े पैमाने पर अपने स्पेन में भी इस बात की संभावना है कि हाँ, आप हमारे साथ जुड़िए और खास करके एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी इत्यादि कई प्रकार की मुझे यह गारंटी पक्की है कि कोई और राज्य इतने प्रकार की छूट व्यापारियों को इस प्रकार से नहीं दे सकता जो मध्य प्रदेश ने देने का साहस किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार ने हमको छूट दी है और मध्य प्रदेश उनके दिल के ज़्यादा करीब भी है, इस नाते से मैं माननीय मोदी जी की तरफ से भी और मध्य प्रदेश राज्य में जब बिजली, पानी, लैंड बैंक, मानव संपदा सभी प्रकार की एक विकास करने के साथ साथ व्यापार करने की जो आवश्यकता होती है वो सारी बातों को आपके साथ जोड़कर देखते हैं। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि आज इस पूरी बिजनेस मीटिंग में जिस दृष्टि से मंच से बात हुई है उतनी गंभीरता से आपने सबने भी सुना है। और जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले हम खेल के लिए भी फुटबॉल के अंदर लालीगा और उसके माध्यम से भी स्पेन ने अपनी इकोनॉमी में कितनी बड़ी जंप की है। तो ये स्पोर्ट्स का भी क्षेत्र एक बड़ा है और फुटबॉल से जोड़ करके स्पेन ने अपनी जो पहचान बनाई है। मैं न केवल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हेल्थ के अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हमारा आपका संबंध सभी प्रकार से आगे बढ़ता है। एक तरफ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में बहुत तेज गति से मेडिकल कॉलेज की हमारी ग्रोथ बढ़ी है, तो मेडिकल टूरिज्म में भी बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हम आगे जा सकते हैं। आज के इस अवसर पर भारत स्पेन के परस्पर संबंधों को आर्थिक रूप से विश्वास के आधार पर जब बढ़ाने की तरफ जा रहा है तो भारत के साथ स्पेन का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के नाते से हमारा जो व्यापार है, जो आंकड़ा बताया है 9.32 बिलियन डॉलर का, ये आंकड़ा कम नहीं है, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और राज्य के मुखिया होने के नाते से ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ पूरी तौर पर कि आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम न केवल भारत और स्पेन की मजबूती में एक बड़ा नींव का पत्थर बनेगा, बल्कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी वाकई ये बहुत अद्भुत हमारा
ये पूरा आज का आयोजन होने वाला है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो संपन्न और शांत प्रदेश, जिसको परमात्मा ने विशेष कृपा के आधार पर बहुत सारी खूबसूरतियां दी है, बहुत सारी अच्छाइयां दी है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारी माइनिंग सेक्टर में भी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत सारी भू संपदा हमारे साथ है, जिसके आधार पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की संभावना भी है और उसके आधार पर उत्पाद के माध्यम से आपका हमारा व्यापार व्यवसाय भी अच्छा हो सकता है। मैं आज ज्यादा न बोलते हुए केवल संपूर्ण भारत की तरफ से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक दृष्टि से भी, अगर आप किसी और राज्य में भी व्यापार व्यवसाय भारत में कर रहे होंगे तब भी आपको मध्य प्रदेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहाँ आने जाने के मार्ग में तीनों तरह से, हवाई मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों तरह से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमारे देश के साथ बाकी व्यापार को भी बढ़ावा देने की दृष्टि में बहुत महत्व का रोल अदा करती है। आज जब मैं आपसे एक बार फिर अपनी बात को समापन की तरफ ले जाना चाहता हूं, तो एनर्जी के सेक्टर में भी विस्तार से बातें हमारे काबिल अफसरों ने बता दी है और एनर्जी के सेक्टर में मध्य प्रदेश देश के अंदर हमारी सभी सेक्टर में बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक ताकत बना है, जिसके माध्यम से लंबे समय तक निवेशक और खास करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें बहुत अच्छी संभावना है और कई सारे हमारे अपने वहां के प्लेयर्स भी आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर रहेंगे। एक बार फिर मैं अपनी सरकार की इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर आपको पुनः आमंत्रण देते हुए अंत में फूड प्रोसेसिंग की बात जरूर करना चाहूंगा। फूड प्रोसेसिंग में भी खास करके मुझे मालूम है कि ऑरेंज का और ऑरेंज के हमारे अपने बाकी देश के हिस्सों में या दुनिया में जाते हैं, पर स्पेन का इसकी अपनी विशेषज्ञता है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर भी बड़ी संभावना है। आप उम्मीद करेंगे फूड इंडस्ट्री में खाद्य प्रसंस्करण की सभी प्राथमिक प्रोसेसिंग से लगा करके वैल्यू एडिशन तक के एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में जो आप संभावित रूप से लगाने जाएंगे और उसी के साथ साथ टेक्सटाइल और गारमेंट्स में भी बड़े पैमाने पर हमने काफी काम किया है। इन सब का लाभ हमको मिलेगा। फार्मास्यूटिकल्स, एपीआई, मेडिकल डिवाइसेस, सभी क्षेत्रों में हमारे पास वर्ल्ड क्लास की सुविधा देने की सक्षमता है। आइए हम सब आगे बढ़ें और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करते हुए ठोस धरातल पे खड़े हों। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी. Thank you so much, sir, for your powerful and visionary address. We are deeply grateful for your presence today. The time has come to bring this prestigious event to a close. I invite Dr. Ilayaraja ji, Managing Director of the Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation, to kindly come forward and share his concluding remarks. Thank you so much. Vola, as we come to the close of what has been an inspiring and impactful session, so I'm honored to deliver the vote of thanks. First and foremost, our deepest gratitude to our Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, for his visionary leadership. And sir, your presence reaffirms Madhya Pradesh collaboration for the global collaboration and the investment excellence. Thank you so much, sir. And special thanks to our Ambassador of India to Spain, Dinesh Patnaik, sir. Sir, thank you, sir, for your invaluable support and nurturing the ever-strengthening relationship between India and Spain. Thank you, sir. And again, we are truly privileged to have had Mr. Juan Ignacio Entrecanales. Sir, thank you so much for your insights. And I'm very much thankful to our senior officials, Sanjay Dubey, sir, Sivsekar Sukla, sir, and Raghavendra Singh, sir, Sudham Kade, sir, Chandramouli and his whole team for their insightful presentation. And again, distinguished guests, business leaders, the investors, thank you so much for your keen interest and time and considering Madhya Pradesh for your next destination for the investment. Thank you so much, and you are most welcome to Madhya Pradesh. Madhya Pradesh Tigers are waiting for you to welcome you, to handshake with you,
and muchas gracias. Thank you. Dhanyavad. Thank you, sir, for the address. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिग्विजय सिंह को क्यों कहते हैं मौलाना, जवाब दिया मंत्री सारंग ने। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ताजा बयान पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दिग्विजय सिंह पर सनातन धर्म का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। मंत्री सारंग ने कहा, इस वजह से लोग उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहते हैं। सनातन और उनके भक्तों का अपमान करना उनकी आदत बन गई है, क्योंकि वे त्रुटिकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस देश में हमेशा हिंदुओं को बदनाम करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को इसीलिए मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। हर समय सनातन का अपमान करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, सनातन के तीज और त्योहार को विवादास्पद करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं। इस देश में हर समय हिंदुओं को बदनाम करने का काम किसने किया? दिग्विजय सिंह ने किया। जाकिर नायक के मंच पर जाकर उस जैसे इस्लामिक आतंकवादी की महिमा मंडन करना और हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं के तीज और त्योहार को विवादास्पद करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग कर पूरी दुनिया में सनातन जैसे शांति प्रिय धर्म को विवादास्पद करना, यह दिग्विजय सिंह की आदत है। पर हमें उनसे उसके अलावा कोई अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि वो हर समय मौलाना दिग्विजय सिंह जैसी हरकतें करते हुए कभी पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये उनकी आदत में शुमार है, पर मुझे लगता है कि अब ये हिंदुस्तान में चलेगा नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR के 97वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। दिल्ली में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के 97वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री ने कृषि अनुसंधान की उपलब्धियां और नई तकनीकों को किसान तक पहुंचाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास में अनुसंधान को योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत की आत्मनिर्भरता में इसका बड़ा रोल है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी उत्पादों और नई नई प्रौद्योगिकियों के लिए और इनके विकास में समर्पित रहे हमारे वैज्ञानिक गणों के लिए। अब बारी आती है प्रकाशनों की और आज के कार्यक्रम के माध्यम से कुल 10 प्रकाशनों का यहां पर विमोचन किया जा रहा है। बता दें आपको, पहला प्रकाशन है मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकी से आर्थिक उत्थान। इस पुस्तक का तीव्र गति से उभरते मीठा जल मत्स्य पालन क्षेत्र में एक समसामयिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक योगदान है। अगली है ग्रीन हाउसेज डिजाइन फॉर इंडियन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, प्रोसेसेबल वेराइटीज, हाइब्रिड्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन टू अलाइन विद NEP 2020 फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ICAR गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री और 3 पॉलिसीज है ICAR रिसर्च डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी, ICAR जेंडर स्ट्रैटेजी फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR कम्युनिकेशन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण जलवायु लचीली तकनीकें और महर्षि एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी प्रकाशनों के लिए। सर, आपसे गुजारिश है, अभी MOU के लिए आपको यहां पर मैं रोकना चाहूंगी। जी हां, समझौता ज्ञापन भी किया जा रहा है और मैं यहां पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे संस्थानों के निदेशक महोदय और हमारे क्लाइंट्स को। ICAR IRI और कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड के तहत हो रहा है HT ट्रे डोनर राइस जीनोटाइप टेक्नोलॉजी का MOU, साथ ही ICAR VPKAS फ्यूजन क्रॉप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड और मेज हाइब्रिड वेराइटी VL वीटा इनकी टेक्नोलॉजी है। ICAR CPRI और जैन इरिगेशन के तहत समझौता हुआ है पोटैटो वेराइटी कुफरी चिप्सोना 5 पर और ICAR CPRI और AB ट्यूबर्स के तहत समझौता हुआ है एरोपोनिक टेक्नोलॉजी फॉर पोटैटो मिनी ट्यूबर प्रोडक्शन को लेकर। ICAR, IIRR और पराशर एग्रोटेक बायो प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष समझौता हुआ है मॉडिफाइड लीफ कलर चार्ट फॉर इरिगेटेड राइस टेक्नोलॉजी के लिए।
ICAR NIANP और जीरो अर्थ प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष समझौता हुआ है एंटी मेथोजेनिक फीड सप्लीमेंट फॉर कैटल हरित धारा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों की प्रगति का उल्लेख किया। गुरुग्राम के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में देश की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस अवधि में भारत ने वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से लेकर नए एम्स की मेडिकल कॉलेज की स्थापना तक रेल और स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार देखे हैं। रेलवे की कनेक्टिविटी आज बड़ी मजबूत हुई है। वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के नागरिकों को नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में उपलब्ध कराई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि जहां देश को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के स्वास्थ्य को लेकर के चाहे नए एम्स बनाने की बात है, चाहे देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, मोदी जी लगातार गति से काम कर रहे हैं ताकि देश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता अगर किसी ने की है, मोदी जी ने की है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी परंतु MBBS की सीटें नहीं बढ़ रही थी। मात्र 700 सीटें कांग्रेस के समय में 55 सालों तक 700 सीटों में से हमारे पास डॉक्टर पूरे नहीं हो रहे थे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। परंतु हमने इन 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया। आज 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है और 9 जिलों के अंदर बन रहे हैं। आज लगभग 2460 मेडिकल सीटें आज हो गई हैं। अब वक्त तो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें MNS न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।